नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। योगी आदित्यनाथ का अगर एक पुराना जुमला आपने सुना हो तो उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही है। शासन और प्रशासन में नीति की घोर कमी और उसका एक सीधा जो उदाहरण हमें अभी हाल में देखने को मिला था कि किस तरीके से कोविड की महामारी के दौरान लाशों का ढेर दिखा था, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की छवि को काफी नुकसान पहुंचा था। तो जाहिर सी बात है कि उस नैरेटिव से लोगों का ध्यान भटकाना था और अब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का फिर से फैसला किया है और इस बार उनका नया फोकस है जनसंख्या नियंत्रण। जी हां, उन्होंने 2 बच्चों की एक पॉलिसी के बारे में बात कही है। 40 पेज का ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसको कल लॉन्च किया गया है, अभी ये पब्लिक डोमेन में रखा गया है ताकि लोगों का सजेशन इस पर मिल सके, लोगों के सुझाव आ सकें और सुझाव आने की डेट 19 जुलाई है। लेकिन जो ये मसौदा है जनसंख्या नियंत्रण बिल का, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। लेकिन यहां समझने की जरूरत है कि इस जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में क्या किन बातों के बारे में कहा गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको औरतों में कम किया जाए और कम करके इसमें जो डेडलाइन है वो 2030 तक की है और ये कहा गया है कि 2026 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होगा और 2030 तक वो घटकर 1.9 हो जाएगा। इसके बाद ये कहा गया है कि ये जो नीति है जनसंख्या नियंत्रण नीति, ये सभी समुदायों पर लागू होती है। इससे क्या होगा, जनसंख्या को स्थिर किया जाएगा, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसको कम किया जाएगा, जो इन्फेंट डेथ्स हैं, जो नवजात शिशुओं की जो मौतें होती हैं उसको कम रखा जाएगा और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं यानी कि कॉन्डोम यूज और जो ट्यूबेक्टमीज होती हैं और जो नसबंदी का जो एक प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात किया गया है कि जो हम सेफ सिस्टम्स को अपनाएंगे उसकी बात भी कही गई है और इंसेंटिवाइज किया जाएगा, यानी कि वो दंपत्ति जिनके 2 बच्चे होंगे उनको उसका लाभ मिलेगा और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको नुकसान भी होगा। लाभ कैसे होगा, अगर किसी भी सरकारी महकमे में या किसी भी दंपत्ति के 2 बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और अगर आपके बच्चे 2 बच्चों से ज्यादा हैं तो आप राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का फायदा आप उठा रहे थे उससे आप बाहर हो जाएंगे। जो लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये सारी नियंत्रण की जो शर्तें हैं वो लगाई गई हैं और बोला गया है कि जो 2 बच्चों की एक नीति है उसको अपनाया जाए। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं और इंसेंटिव्स की जो बात मैंने आपको बताई कि जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसे बाहर किया जाएगा, जैसे पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि राशन कार्ड में लाभ उठाने वालों की जो संख्या है वो सिर्फ 4 हो जाएगी। तो इससे क्या बढ़ेगा, सामाजिक अराजकता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक करप्शन बढ़ेगा। तो इसको लेकर तमाम आलोचना शुरू हो गई है सिर्फ इस स्टेज पर जब अब की पब्लिक के सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन इसको लेकर एक पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है। इसे ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, योगी आदित्यनाथ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि जितने भी जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान जो कि संभल के एमपी भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की शादियों पर ही रोक क्यों नहीं लगा देती अगर पॉपुलेशन ही बैन करना है। तो सलमान खुर्शीद का एक कमेंट आया है कि इस कानून को बनाने के पहले सरकार में बैठे लोगों को ये बताना चाहिए कि कितने लेजिटिमेट बच्चे हैं और कितने इलेजिटिमेट हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उसके मायने क्या हैं तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स इंडिविजुअली पूछें तो मैं बताऊंगा। उसी तरीके से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यूपी विधानसभा में राम गोविंद चौधरी, तो उन्होंने कहा है कि ये सरकार हर पॉलिसी इस सरकार की फेल हो गई है और अब
जबकि जनसंख्या नियंत्रण पर उनको जागरूकता फैलानी चाहिए थी तो वो नहीं फैलाई है। लेकिन हालत यही है उत्तर प्रदेश की कि लोगों में अपने आप से ही जागरूकता है 2 बच्चों को करने की। तो ये तमाम तरीके की आलोचनाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो इलेक्शन का एक नया प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं? क्या कम्युनली पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको बार बार निशाने पर मुसलमानों को लिया जा रहा है, क्योंकि एक नैरेटिव उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में बनाया गया है कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो साक्षी महाराज का एक कमेंट भी आया था 2015 में। तो साक्षी महाराज ने उस समय क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। 4 बीवियां और 40 बच्चों का चलन भारत में नहीं होगा। तो क्या इस तरीके के एक मसौदे से, एक कानूनी मसौदे से, क्या योगी आदित्यनाथ, जो कि जाने जाते हैं कि वो मुसलमानों से किस तरीके की घृणा करते हैं, तो क्या आज फिर से इलेक्शन के समय कम्युनली पोलराइज करने का ये एक हथकंडा है? इलेक्शन प्रोपेगेंडा इसी को कहा जा रहा है। इसीलिए, और फिर क्या जो नाकामियां रही है योगी सरकार की, क्या उसको आप उस पर पर्दा ढकने के लिए इस तरीके की का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर आए हैं? तो इस तरीके की तमाम बातें यहां पर हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ विपक्षी नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के सहयोगी दल भी इस चीज को लेकर खफा हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि अभी खबर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद भी इस चीज को लेकर खुश नहीं है, और वो बिल्कुल भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है कि जिस तरीके का मसौदा तैयार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो इस बात से अग्री करते हैं कि जनसंख्या को स्थिर किया जाए, 2 बच्चे होने चाहिए, वो उस पर भी अग्री करते हैं। लेकिन जो इस कानून में जो धारा 5, 6, 2 और 7 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि उन पब्लिक सर्वेंट्स को लाभ पहुंचेगा जिनका सिर्फ 1 बच्चा है, तो विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जो इस बिल का उद्देश्य है वो फिर बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और एक चीज को और लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट को बोला जा रहा है कि हम 1.7 कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जनसंख्या में एक नकारात्मकता आएगी, जिससे कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, उस पर काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर परिवार में अगर सिर्फ 1 बच्चे को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर देखें तो एक वर्किंग एडल्ट होगा जो कि अपने माँ बाप की देखरेख करेगा और फिर अपने दादा या दादी की देखरेख करेगा। यानी कि एक वर्किंग एडल्ट होगा और उसके 4 देखने रखने वाले लोग होंगे। यानी कि सिर्फ एक बच्चा 4 डिपेंडेंट्स को देखेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का इम्बैलेंस या असमानता आ सकती है। इसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि विश्व हिंदू परिषद ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या क्योंकि बार बार आपने देखा है कि बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि हम 100 करोड़ हैं, वो 20 करोड़ हैं। तो अगर उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो फिर आज हिंदुओं को डर किस बात का है? अगर आप सचर कमेटी की रिपोर्ट की देखें तो सचर कमेटी की रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि सरकारी नौकरियां मुसलमानों को ज्यादा नहीं मिली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदूज के लिए खासकर जो ये योगी आदित्यनाथ जो इस तरीके का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाए हैं, इससे हिंदुओं को ही ऐसा लगता है कि ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और वजह यही है कि इसीलिए वीएचपी भी इसके विरोध में खड़ा हो गया है। और किस पॉइंट को लेकर उसने विरोध किया है, इसके बारे में मैंने आपको खुद ही बताया है। मंशा से ज्यादा मुझे दिमाग का दिवालियापन लगता है, क्योंकि जब अच्छा काम आप करते हैं और गलत ढंग से करते हैं, तो इसका एक ही उदाहरण है कि अगर आप गलत ढंग से गणेश की मूर्ति बनाते हैं तो आप गणेश नहीं बनाते, बंदर बना देते हैं। ये वही हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण अच्छी चीज है, पर जब इस तरीके से होता है जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, तो वो लगता है कि देश के हित के खिलाफ है या मानवता के हित के खिलाफ है। जैसे किसी के 2 बच्चे हैं या एक भी बच्चा नहीं है लेकिन वो गुंडा है, आप उसे टिकट दे देंगे, चाहे वो लोकल सेल्फ हो और भविष्य में जाके विधानसभा हो। लेकिन जिसके 4 बच्चे हैं, जो लगातार रिसर्च में, समाज सेवा के काम में लगा है, लोगों के हितों का ध्यान रख रहा है, उसे आप टिकट नहीं देंगे।
नंबर एक। नंबर दो, आप चीन की इतनी जनसंख्या है, हमसे ज्यादा है, वहां की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में कितना फर्क है। दूसरी तरफ भूटान इतना छोटा देश है, वहां की जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में कितना फर्क है, जबकि भूटान सारी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो चीज करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। जैसे आप आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के केस में आप किसी भी तरीके का जिसे विकास कहते हैं वो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हेल्थ का हो, किसी भी हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी को नियंत्रित करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हम सांस कैसे लें, हम मास्क लगाएं तो हम सांस लें, नहीं लगाएं तो क्या करें। जो शिक्षा की चीजें उसे आप कानून बनाते हैं, और यही इस जनसंख्या नियंत्रण की दिमाग के पीछे दिमाग है। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि देश में क्या वाकई हमारे देश में जनसंख्या या इशू है। यदि हम स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उठा के देखें तो अब तो हमारे देश में जो पीक था पॉपुलेशन का वो खत्म हो गया है, और जो प्रजनन दर है वो जो एवरेज है नेशनल का, उससे कम एवरेज में 16 राज्यों में प्रजनन रेट कम है। इसका मतलब पॉपुलेशन घट रही है। 16 राज्यों में ज्यादातर दक्षिण के राज्य है। लेकिन ये जो कानून लाया गया है, ये कानून मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय तक टिक पाएगा, क्योंकि इसमें इस कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं वो कई जगह पे भारत के संविधान को क्रॉस करते हैं। हमारे संविधान में राइट टू फूड है, और आप कहते हैं कि हम आपको राशन कार्ड में राशन नहीं देंगे 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो, ये वायलेशन है। और जहां तक 16 राज्यों की बात मैं कर रहा हूं जहां प्रजनन रेट जो हमारे देश का जो एवरेज है 2.1 उससे नीचे है, वहां कोई कानून पास नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना यह शिक्षा और संतुल या जो अनइवन इकोनॉमिकल पॉलिसीज, सामाजिक और वित्तीय जो स्थिति है लोगों की, उसमें बहुत सारी विषमताएं, आर्थिक और सामाजिक विषमताएं, और बहुत ही लचर स्वास्थ्य सेवाएं, इस वजह से लोक संख्या बढ़ती है। ये किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ा जाए, और ये खास कर यदि उत्तर प्रदेश में इसको मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है, भले ही नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अंडर करंट तो वही है कि किसी एक धर्म विशेष को चूड़ी कसने के लिए और टाइट करने के लिए विधायक ला रहा है। सारा सोशल मीडिया इसी से पता हुआ है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिन राज्यों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत 20 से ज्यादा है, वहां प्रजनन रेट 2.1 जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वह 1.9 है प्रजनन रेट। लेकिन एक दूसरा जो एक पहलू इस जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का बार बार लोग जिसके बारे में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ है। अब जैसे पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया की पूनम मुत्रेजा से मैंने बात की थी, अभी थोड़ी देर में आपके लिए मैं उनकी ऑडियो क्लिप प्ले करूंगी, लेकिन उनका यही कहना है कि ये महिलाओं के खिलाफ है। और जो ये बार बार नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति इस समय न भारत में है न उत्तर प्रदेश में है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर योगी आदित्यनाथ को क्या जरूरत पड़ी थी कि एक ऐसे समय में, महामारी के समय में, जब योगी आदित्यनाथ को ज्यादा बल लोगों को नौकरी देने पर लगाना चाहिए था, कोविड को नियंत्रित कैसे करना चाहिए था उस पर बल लगाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारना चाहिए था उस पर बल लगाना चाहिए था। तो इन सारी चीजों को पटरी से उतारकर और एक नया स्ट्रक्चर योगी आदित्यनाथ ऐसा लग रहा है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा पूनम मुत्रेजा ने कहा है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन फंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो पूनम मुत्रेजा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये महिलाओं पर ही दबाव इसको लेकर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर फैमिली स्ट्रक्चर्स में देखा गया है कि जो पुरुष हैं वो स्टरलाइजेशन के लिए नहीं जाते हैं, यानी कि नसबंदी पुरुष नहीं कराते हैं, और महिलाओं पर नसबंदी का दबाव बढ़ता जाएगा और महिलाओं की जो का स्वास्थ्य है उस पर काफी इसको लेकर फर्क पड़ेगा। सुनिए जरा पूनम मुत्रेजा ने इसको लेकर क्या कहा है। So, the
policy is very different from the bill. The bill he's proposing and the policy are two separate pieces of what is happening in UP. But I will be happy, but I'm now commenting on the bill, which is the commission, the law commission has been commissioned by the government, UP government, to come out with a bill, two-child norm bill. And in that, there is a list of incentives and a list of disincentives. Both are totally unnecessary, and the disincentives are anti-women, anti-poor, anti-child, and the gains that UP has made on declining population rates, which are very, very significant in the last decade, last 1.5 decades, those will be greatly impacted because of the if this bill comes into effect. Fortunately, this bill has been offered for comments, put out in the public domain for comments, and I think UP has not looked at, the Law Commission has neither looked at data, nor has it looked at evidence, and nor has it looked at what works and what doesn't work in UP and outside. For example, the Chinese government gave up a one-child policy because it had drastic, negative, destructive consequences. In UP, the child sex ratios are really low. And China, with the one-child policy and then a two-child policy, had terrible sex ratios where there are many more men compared to women. People do sex-selective abortions, therefore there are fewer girls, or females infanticide. Now, this is happening even without the two-child norm in UP and many parts of India. If we bring in this law, there's going to be a much worse adverse sex ratio where we are going to have more crime against women. Haryana, which has low sex ratios, purchases brides, people, individuals, not the government, purchases brides from Assam and brings them to Haryana. There is no respect for these brides, bought brides. Then the sexual abuse and harassment of women is increasing in Haryana because of the lack of respect for women, which in any case existed. So it exacerbates. Third, there are so many malnourished children. There's a very high malnutrition amongst young children and high child mortality rates. If you're going to stop giving food for the third child, stop giving education for the third child, in any case, apart from adverse consequences, health and mortality, what has the child done to deserve this? And finally, it is the poor women who will suffer. तो इस बिल को ये कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के सामाजिक वेलफेयर के खिलाफ है, महिलाओं के स्वास्थ्य के खिलाफ है, महिलाओं के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा क्योंकि पुरुष इसमें पीछे हट जाएंगे। तो ये सारी बातें महिलाओं के वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, जो कि आपने सुना पूनम उटरेजा ने क्या कहा है। लेकिन इसके अलावा जो राजनीति है जो इस पर गर्म हो रही है, उसमें ये देखा गया है कि हिंदुत्व के पैरोकार माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, और खुद ही आरएसएस ने क्या बातें कही हैं। आरएसएस ने 2016 में ये कहा था कि हिंदू बचाओ सम्मेलन में कहा था कि 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, और ये बात ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू महिलाओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। और साक्षी महाराज की बातें मैंने आपको बताई कि जिसमें कहा गया कि 4 बच्चे हिंदुओं की रक्षा करने के लिए 4 बच्चों को पैदा करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ये जनसंख्या नियंत्रण का जो विधेयक को लेकर आए हैं, ये बहुत ज्यादा कोई नई बात नहीं है। इसके पहले 2018 में करीब 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था, और उस ज्ञापन में वो भी एक ड्राफ्ट था, एक मसौदे का, इस तरीके का, एक नेशनल लेजिस्लेशन का, और उसमें भी काफी कुछ समानता वाली बातें थी कि जिन लोगों के 2 बच्चे होंगे
उस दंपत्ति को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिनके 2 से ज़्यादा हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इन तमाम तरीके की बातें हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट लोगों में अपने आप ही कम हो रहा है क्योंकि शिक्षा ज़्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है, तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप ही लोगों में आ रही हैं। और अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें अगर 2015 और 16 का, तो उसमें यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी गिर चुका था, 2.7 हो चुका था और अपने आप ही गिर रहा है क्योंकि लड़कियों में साक्षरता बढ़ रही है, माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स बढ़ गई हैं। तो जिसकी वजह से जब टोटल फर्टिलिटी रेट अपने आप ही डिक्लाइन कर रहा है, अपने आप घट रहा है, तो फिर एक ऐसे जबरन मेथड की क्या ज़रूरत है, एक ऐसे कानून को लाने की क्या ज़रूरत है और बिना किसी कोअर्सिव मेथड के, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया हो या फिर अपने देश के आप एग्जाम्पल्स उठाकर देख लीजिए तो केरला है, तमिलनाडु है, ये वो राज्य हैं जहां पर कोई ऐसा जबरन कदम नहीं उठाया गया है और उसमें भी अगर आपने देखा है तो जनसंख्या को इन राज्यों ने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ की क्या मंशा यहाँ पर नजर आती है? क्या राजनीतिक कारण है या महिलाओं पर दबाव बनाने का कारण है या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक मसौदा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और क्या यही होगा उनका नया चुनावी स्टंट कि किस तरीके से फिर से समाज को मुसलमानों और हिंदुओं में बांटो और फिर बीजेपी की जीत को हासिल करो? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनदमूव। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।